श्री प्रकाश शुक्ला। जी। ये शब्द सुनते ही आपके जहन में कौन सा किस्सा, कौन सी बात, कौन सा कैरेक्टर उभरता दिन जो था वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस दिन रावण का दहन होता है उस दिन वो पैदा हो रहा है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, हीरो गया बाइक लड़ाई अपना कूद करके अलग और निकाली AK-47 जो फिल्मी अंदाज में दर 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 दर। श्री प्रकाश थोड़ी दूर आगे निकल गया तो वो पलट करके आया, गिरे हुए दरोगा की रिवॉल्वर निकाल करके, सरकारी रिवॉल्वर निकाल के उसी से उनकी गोली मारी और हत्या करके। अच्छा, उन्हीं की रिवॉल्वर से, सरकारी रिवॉल्वर से गोली मार के हत्या करी और उस रिवॉल्वर ले करके दारूसभा के अंदर निकल गया। तो 24-25 साल की उम्र में उसने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए कि 2 स्टेट हिला दिए। कल्याण सिंह की सुपारी तक के उसमें उसका नाम आ गया, इसने कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली है। नमस्कार, इंडियन प्रेस हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूं नवल कांत सिन्हा। आज हम एक ऐसे अपराधी की चर्चा करेंगे जिसके नाम सुनते ही बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा व्यवसायी, बड़े से बड़ा गुंडा थर्राता था, जो तमाम माफिया थे सबकी चूल्हे हिला करती थी। खतरनाक था, अब दुनिया से उसका सफाया हो चुका है, उसका इनकाउंटर हुए बरसों गुजर चुके हैं, लेकिन इतना चर्चित नाम है कि आज भी उसके बारे में जानना समझना लोग चाहते हैं। यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में उस अपराधी पे इंटरव्यू हो चुके हैं, पॉडकास्ट हो चुके हैं, लेकिन समस्या ये है कि तमाम ऐसे लोगों ने जानकारी दी जिनकी बहुत अधूरी, सतही या गलत जानकारियां थी। हमारे साथ आज एक बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए। पहले तो हम बता दें कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कुख्यात शूटर श्री प्रकाश शुक्ला की। और श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, अखबारों के संपादक रह चुके हैं। इसके अलावा जो लखनऊ का जो अपराध रहा है, या कह लें कि पूरे यूपी का जो अपराध की रिपोर्टिंग रही है, उनमें से एक बड़ा चेहरा है और क्राइम रिपोर्टर के तौर पर इनकी पहचान अधिक है। मनीष मिश्रा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इसलिए लेके आए क्योंकि तमाम तरह की कहानियाँ रहती हैं, सब लोग अपने तरह से मैनिपुलेट कर करके कहानियाँ बताते हैं। तो श्री प्रकाश शुक्ला की बात कर रहे हैं। बात शुरू करें इससे पहले मैं आपके सामने जो टॉस कर रहा हूँ वो शब्द श्री प्रकाश शुक्ला जी। ये शब्द सुनते ही आपके जहन में कौन सा किस्सा, कौन सी बात, कौन सा कैरेक्टर उभरता है? देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला जो अपराधी था, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हम लोग सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, टीवी में भी देख चुके हैं, पिक्चर भी उस पर बन चुकी हैं। तो श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा अपराधी जिसमें खौफ नाम की चीज़ थी ही नहीं। निडर, बेखौफ, कहीं पे भी वारदात करना तो भागना नहीं, उसको डट करके जैसे लगता है कि कोई उसको पकड़ने आ ही नहीं रहा है। चाहे वो पुलिस का मर्डर करे, चाहे वो ठेकेदार करे, व्यापारी का करे, किसी छात्र को किडनैप करे, उसमें खौफ नाम की चीज़ नहीं थी। वो ऐसा अपराधी ना भूतो ना भविष्य, मैं तो इतना कहूँगा, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा अपराधी देखा नहीं। बिल्कुल सही बात कही। श्री प्रकाश शुक्ला की बात करें तो थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि ये कैसे अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री हुई। देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला बेसिकली गोरखपुर का रहने वाला था, हम सब जानते ही हैं। गोरखपुर में जब वो पैदा हुआ, दशहरे वाला दिन 6 अक्टूबर 73 दशहरे का दिन था वो। अच्छा, तारीख भी आपको याद है? वो तो उसका खैर डेट ऑफ बर्थ अब तो गूगल बहुत आसान कर देता है चीज़ें। 6 अक्टूबर दशहरे वाले दिन जो था वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस दिन रावण का दहन होता है उस दिन वो पैदा हो रहा है। तो वो पैदा हुआ और 22 सितंबर 98 को उसकी डेथ हो गई। तो 24-25 साल की उम्र में उसने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए कि 2 स्टेट हिला दिए। कल्याण सिंह की सुपारी तक के उसमें उसका नाम आ गया कि इसने कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली है। तो इतनी छोटी उम्र में, जब अभी बच्चे ग्रेजुएशन कर पाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अपने कैरियर के लिए सोचना शुरू करते हैं, तब तक वो अपना काम करके निकल चुका था। वो इस तरीके का अपराधी। इसको आगे हम अपनी बात को ले जाए, इससे पहले मैं समझना चाहूँगा कि ये जो श्री प्रकाश शुक्ला है अचानक मीडिया की सुर्खियों में कैसे आ गया? कैसे इसका जो अपराधी का जो भय होता है, जो मीडिया के थ्रू आता है तो और बढ़ जाता है, तो मीडिया में एक बड़ा नाम कैसे बना?
देखिए वो जो दौर था 96 मिड से उसने क्राइम करना इस बेल्ट में, लखनऊ और आसपास के इलाके में जो उसने क्राइम के अपराध की दुनिया में कदम रखा, वो 96 मिड से आप मान लो 96 लास्ट में एक चिन्हट में एक प्रधान जी की हत्या हुई थी, उसमें उसका नाम शुरुआत में चर्चा में आया, पुलिस रिकॉर्ड में नहीं दर्ज हुआ। फिर 97 स्टार्टिंग से 11 जनवरी 97, वो घटना इसलिए मेरे को याद है कि मेरे पड़ोस में रहने वाले एक लड़के की हत्या की थी उसने, विवेक श्रीवास्तव और पिंकू नाम था, लॉटरी का व्यापारी था, वो लॉटरी का काम करता था। श्री प्रकाश को उसके बारे में बताया सत्तू पांडे एंड गैंग, जो सत्तू पांडे भी फैजाबाद और उनका यहाँ लखनऊ में भी नेटवर्क था, तो उसने बताया कि ये एक बड़ा व्यापारी है, इसके जरिए पैसे भी कमाए जा सकते हैं, इससे जो है कारोबार किया जा सकता है, उसमें हिस्सेदारी भी मिल सकती है। इसका जो बहनोई था श्री प्रकाश शुक्ला का, उसने ये इच्छा जताई कि हमको लॉटरी का बिजनेस करना है अपने साले श्री प्रकाश से। तो श्री प्रकाश ने कहा ठीक है, मैं तो इससे कह दूंगा, ये तो करेगा ही, कहाँ जाएगा। उसने उसको धमकाने के लिए फ़ोन किया कि ये कारोबार मतलब 10% 5% जो भी उनकी बातचीत हुई कि इसमें हमारे जीजा को करना है, इनको काम कुछ लॉटरी का बिजनेस इनको दे दो। वहाँ से उसकी कुछ बहस हुई विवेक श्रीवास्तव से। अच्छा, जब उस समय कोई इसका नाम था नहीं, कहीं कोई जानता नहीं था कोई श्री प्रकाश नाम की कोई चीज़ भी है, विवेक श्रीवास्तव ने उसको कैजुअल लिया कि ठीक है, हमको तो बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते रहते हैं, इन सब की बातों पे हम ध्यान देंगे तो हम तो कारोबार कर चुके। उन्होंने बहुत हल्के में लिया कि श्री प्रकाश को। उससे नाराज़ होकर के शाम को सरे शाम, वो तभी लाटूस रोड पे जो पुराना आरटीओ ऑफिस होता है, उस ऑफिस से वो निकल रहा था, उस ऑफिस में चढ़ करके फर्स्ट फ्लोर पे उसने कार्बाइन से गोली मार कर, सॉरी पिस्टल से गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। वहाँ उस घटना में भी श्री प्रकाश का नाम नहीं आया, विवेक श्रीवास्तव वाली घटना में। उसमें सत्तू पांडे नामजद हुए, सत्तू पांडे और उसका गैंग नामजद हुआ। धीमे धीमे जब इसकी और घटना आई, वीरेन शाही और कैंट वाली घटना, उपेंद्र विक्रम सिंह वाली, ये जो घटनाएं होना शुरू हुई, तब ये मालूम पड़ा कि नहीं, ये श्री प्रकाश नाम का कोई एक शख्स है जो अशोक सिंह बन करके घूमता था, अशोक सिंह के नाम से ये प्रचलित रहता था, धमकी भी देता था तो अशोक सिंह के नाम से। श्री प्रकाश तो बाद में जब पुलिस के रिकॉर्ड में आ गया कि ये शिव प्रकाश और श्री प्रकाश है, तब ये नाम चर्चा में आया, तब ये इतना बड़ा नाम बना। इसके नाम बड़ा बनने के पीछे देखिए, कोई एक तो परिस्थिति से अपराधी बन जाता है, एक होता है कि कोई बड़ा माफिया, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल किसी को इस अपराध की दुनिया में ढकेलता है। तो इसके संग कैसा था? देखिए, इसकी जो कदकाठी थी वो पहलवान वाली कदकाठी थी। इसके पिताजी वैसे तो ठेकेदार थे, वो किसी रोडवेज या कुछ लोग कहते हैं एयरफोर्स में थे, कुछ लोग कहते हैं वो रोडवेज में थे, मैं उसमें नहीं जानता। वो ठेकेदारी करते थे और पहलवानी का भी शौक था। ये लड़का भी कदकाठी से उसी टाइप का था कि पहलवानी किया करता था। तो दबंग, उसी दबंगई में गोरखपुर में एक घटना होती है, कहते तो हैं अपनी बहन से छेड़छाड़ को, लेकिन वो उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, ना वहाँ के पुलिस अफसर जिनसे मेरी बात हुई, लेकिन हम उसी घटना को मान लेते हैं। उस तरह से उसकी एक एंट्री होती है दबंगई के चक्कर में, और वहाँ से एक घटना करके ये भाग जाता है, गोरखपुर से फरार होता है, बैंकॉक में कुछ दिन फरारी काटता है, फिर लौट के आता है। फिर उसको चस्का लग जाता है कि अब हम जो है गैंगस्टर बनेंगे। उस समय जो भी खलनायक वगैरह फिल्में आई थी संजय दत्त की, उसको देखा होगा उसने, उसको लगता होगा कि मैं भी खलनायक बन सकता हूँ। तो उसको वहाँ पे एक रोल मॉडल दिख रहे होंगे हरिशंकर तिवारी, जिनका जलवा जलाल उसने देखा ही होगा, वीरेन शाही। तो इस टाइप के जो उसके आसपास इर्द गिर्द उसके ज़िले के जो लोग थे, वो उसको दिख रहे थे, तो उसको लगा कि नहीं, मैं भी ये बन सकता हूँ। वहाँ से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मतलब एक तरह का ग्लैमर था उसके दिमाग में। वो ग्लैमर, एक तो जो ओरिजिनल माफिया थे, बाहुबली थे और गुंडे थे, उनका प्रभाव था जैसा कि आप कह रहे हैं। दूसरा, आप बता रहे हैं कि फिल्म का भी प्रभाव था, और एक दौर था जब खलनायक जैसी फिल्मों का बड़ा बोलबाला था। लेकिन ये बताइए कि ये जो गैंग चलाता था, इसके गैंग में कौन कौन लोग थे, कि ये अकेले इंडिविजुअल ऑपरेट करता था? देखिए, शुरुआत में इसके साथ जो लड़के थे वो सब गोरखपुर और आसपास के ही लड़के थे। इसके सर्वाइवल जो भी 1.5-2 साल इसने जो पुलिस को छकाया, एसटीएफ जैसी एक यूनिट बनानी पड़ी यूपी पुलिस को, एक स्पेशल यूनिट इसके लिए गठित हुई। आज तो वो खैर संगठित अपराध के लिए और
ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन एसटीएफ का गठन श्री प्रकाश शुक्ला के पकड़ने के लिए हुआ था। उसका एक टाइम फ्रेम रखा गया था कि 6 महीने के इसके अंदर आपको इसको सॉर्ट करना है, इसको पकड़ना है, मारना है, गिरफ्तार करना है। मेरे ख्याल से सर्विलांस भी तभी शुरू हुआ। सर्विलांस मोबाइल ही तभी आया 97 स्टार्टिंग से, आप मान लिए 96 लास्ट तक तो पेजर चला है। पेजर आप जानते होंगे, उस समय एक मैसेज आता था, वो डिस्प्ले हम लोग के पास भी होता था जी, उस जी। जमाने में, तो पेजर से हम शान की बात हुआ करती थी वो। हाँ, उसको हम लोग ऑफिस से जाते थे, उसको कहते थे मैसेज आते रहने चाहिए, घंटी बजती रहनी चाहिए पेजर की। वो एकदम जैसे असलाह लगा करके लोग चलते हैं ना, दरोगा जी होलस्टर लगा करके दिखाते हुए, तो पेजर भी दिखाने का एक बड़ा रौब था। तो लोग अपना पेजर, जितना चौड़ा पेजर उतना उस जमाने का आईफोन हुआ करता था। यस, बिल्कुल। तो वो पेजर से हम लोग उसमें आ रहे थे, मोबाइल की दुनिया में आए थे, नए नए हैंडसेट आए थे जिसमें ना एसएमएस होता था, ना कोई और फीचर था, केवल इनकमिंग और आउटगोइंग होती थी। इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, 8 रुपये इनकमिंग, 16 रुपये आउटगोइंग। मैंने खुद अपने आंखों देखी जो हमने यूज़ किया है। 8 रुपये इनकमिंग दी और 16 रुपये आउटगोइंग। हालांकि ऑफिस से फ़ोन मिला हुआ था, उसको लेके मेरे को डांट भी पड़ती थी, सबसे ज़्यादा बिल मेरा आता था, इसलिए मेरे को ऑफिस से डांट भी पड़ती थी। लेकिन बड़ा वो दैनिक जागरण तबाह Yes, हुआ मैं करते दैनिक थे। जागरण में अपराध संवाददाता था तब। तो ये जो उसका पूरा गिरोह आप बता रहे हैं कि ये बेसिकली खुद ऑपरेट करता था या इसके संग बहुत बड़ी ऑपरेट टीम थी? जैसे 4 लड़कों ने मिलके गैंग बना लिया। हम्म जो सर्वाइवल का मैं बता रहा था कि ये जो सर्वाइव किया 1.5-2 साल, 2 स्टेटों को, 2 स्टेट की पुलिस को इसने छकाया, वो इसलिए कर पाया, इसने अपने साथ के जो लड़के थे उनसे कभी अलग होने की कोशिश नहीं की। एक साथ अपराध करना, एक साथ फरार होना, कहीं दूर जाना ही नहीं। तो एक दूसरे के खिलाफ कोई मुखबिरी करेगा, साजिश करेगा, वो मौका ही नहीं था। और जहाँ पे वो गैप आया वहीं पे ही गैंग के लोग ख़त्म होना शुरू हुए। जैसे आनंद पांडे को लगा कि मैं श्री प्रकाश के अंडर में क्यों काम करूं। उन्होंने एक यहाँ पे किडनैपिंग कर ली महानगर से। एक बड़े बॉटलिंग प्लांट के व्यापारी थे विवेक लधानी, उनको महानगर से किडनैप किया और ले करके उसको गाजियाबाद में रखा था। जिस दिन किडनैप किया उस दिन उसको वहीं महानगर में, न्यू हैदराबाद काला काकर हाउस में एक मकान लेकर के रहते थे वो लोग। उस मकान में एक गाड़ी में उसको रखा, इंजेक्शन लगा के उसको बेहोश कर दिया और उस पर कवर डाल दिया। विवेक लधानी रात भर उस गाड़ी में पड़ा रहा और ये लोग उसको वॉच करते रहे घर में रहते हुए। अगले दिन सुबह तड़के जब पुलिस की चेकिंग खत्म हो गई तब वो लेकर के उसको निकले और गाजियाबाद ले गए। मेरे को ध्यान है 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास उस जमाने में फिरौती वसूली थी, 97-98 में, उस जमाने में। यस। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो श्री प्रकाश शुक्ला है वो पहले बहुत छोटे छोटे पैसा लेता था और किसी एक बड़े व्यवसायी को या बिल्डर को उठाया और उसने उसको दिमाग देना शुरू किया और उसने आइडिया देना शुरू किया। नहीं, ऐसा नहीं। उसने जितने अपराध किए, छोटा क्राइम तो उसने किया ही नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ, लखनऊ का उसका जो पहला क्राइम ऑफिशियली जो ऑन रिकॉर्ड रहा, विवेक श्रीवास्तव, 11 जनवरी 97 का। उसके बाद की सारी घटनाएं 97 और 98 मिड तक की हैं। तो उसने जो शुरुआत की विवेक श्रीवास्तव से, इसके बाद वीरेंद्र शाही को मारा, वो भी छोटी घटना नहीं थी। उपेंद्र विक्रम सिंह को मारा, जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष। ये सबका एक एक थोड़ा सा ब्रीफ भी देते चलिए जो हमारे व्यूअर हैं वो समझ पाए। जैसे वीरेंद्र शाही बता रहे हैं तो थोड़ा सा घटना बताइए किस तरह से। वीरेंद्र शाही इंदिरा नगर में जो नीलकंठ या कौन सा एक कॉम्प्लेक्स है ये, फैजाबाद रोड पे, नीलकंठ नहीं, लेखराज से पहले जो टर्न पे आप वाले घर के नीलगिरी टर्न से जब आप मुड़ते हैं तो राइट हैंड पे टर्न लेते ही फिर एक लेफ्ट पे कॉर्नर पे इनका मकान था। उस मकान पे ये परिवार के साथ रहते थे। ओपेल एस्ट्रा इन पे उस समय होती थी, क्योंकि मैं घटनास्थल गया था, वो ओपेल कार मैंने देखी थी। वहाँ पे वो सुबह निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे और ये लोग पहले से घात लगा के बैठे थे। वीरेंद्र शाही पूर्वांचल के एक बड़े नेता, बड़े माफिया और उस समय के जो गैंगस्टर या सबसे बड़े माफिया जिसको बोलेंगे, माफिया शब्द को अगर आप डिफाइन करें कि सरकार के पैरेलल अपनी सरकार चलाने वाला, वो शख्स थे हरिशंकर तिवारी। उनकी उस मतलब सल्तनत को चुनौती देने वाला अगर कोई शख्स था पूर्वांचल में
तो वीरेन शाही थे। जी। वीरेन शाही पे पहले भी अटैक कर चुका था, लेकिन वो विफल हुआ था। फिर उसने श्री प्रकाश शुक्ला ने इनको यहाँ पे टारगेट किया कि ये यहाँ रहते हैं, यहाँ आते जाते रहते हैं। वहाँ पे उसने घेर करके सुबह सुबह टहलने निकले थे, वहाँ पे इन्होंने इसको गोली से छलनी कर दिया। नहीं तो ये खुद उसकी खुद की वजह थी कि किसी के कहने पे ये मर्डर किया था उसने? इसमें कहानी बहुत लंबी है। इसमें पूर्वांचल का बहुत सारा जो माफियाओं का अपना जो एक गठजोड़ था, अपनी अदावत थी, उस सब की रंजिश। क्योंकि श्री प्रकाश की अपनी अदावत तो वीरेन शाही से कुछ थी नहीं, वो क्यों मारेगा। लेकिन उसको ये सिखाया गया कि तुमको अगर बड़ा बनना है, जो वीरेन शाही के दुश्मन हाँ, थे, उस समय अपराध की दुनिया का बड़ा नाम चढ़ा हुआ था, खासतौर से पूर्वांचल का। तो वीरेन शाही के जो दुश्मन थे उन्होंने इसको चढ़ा करके कि तुमको इसको निपटाओगे तो तुम हीरो बन जाओगे। वो अपना मोहरा सेट कर रहे थे कि हम इसको गिरा करके पूर्वांचल में हमारा एक छत्रराज होगा। तो वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। पूर्वांचल के एक दूसरे बड़े नेता, ब्राह्मण नेता थे वो, बाद में उनका भी नाम कई बड़ी घटनाओं में आया। तो उन्होंने उसको टारगेट करके उन्होंने उसको पनाह दी, हथियार भी मुहैया कराया, गाड़ी भी मुहैया कराई, सारी सब कुछ सुविधाएं उन्होंने दी। और उन्होंने ही इसको टास्क दिया था कि वीरेन शाही को रास्ते से ख़त्म करना है। अच्छा, और भी आप घटनाएं बता रहे थे, उनका भी थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए। देखिए, वीरेन शाही के बाद एक तो हजरतगंज में शूट आउट हुआ था। हाँ, इसका बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। हजरतगंज में इसको मैं बताया ना, उसको खौफ नहीं था। ऐसा अपराधी जिसको डर नाम की चीज़ ही नहीं थी। वो हजरतगंज में सैलून में आकर के, बेसमेंट में एक सैलून था, उसमें आकर के वो बाल कटवाता था, दाढ़ी बनवाता था। मतलब जिसके पीछे पूरे प्रदेश की पुलिस लगी हो। एसटीएफ तो उस समय गठित नहीं हुई थी, उसके पहले की ये घटना थी। तो उसके लिए इतनी पुलिस पीछे पड़ी और वो हजरतगंज में आकर के सेविंग कराने आता था। ये टिप लखनऊ पुलिस को मिलती है कि वो हजरतगंज में आता है। एक दिन उनको मुखबिर ने सूचना दी कि आज वो हजरतगंज में ही है, देखा गया है, जनपद एरिया में ही दिख रहा है। तो पुलिस ने उनको लिए बहुत अच्छा मौका था कि जनपद का जो मार्केट है, वो मार्केट ऐसी कि दो तरफ से आप अगर पैक कर दिए तो कोई आदमी निकल नहीं सकता। एक साहू के सामने से एंट्री है और एक इधर दारुसफा के सामने से एंट्री है। दोनों एंट्री को अगर आप रोक लगा दें तो कोई आदमी निकल नहीं सकता बगैर चेकिंग के। तो इन्होंने, पुलिस ने पूरी घेराबंदी, पुलिस पीएसी सारी ले करके ये लोग पहले साहू की ओर से उन्होंने ब्लॉक किया और इधर दारुसफा की ओर से। एक रास्ता और है जो बरामदे से निकल के आता है, जिसमें सुगंधकों वाले की, परफ्यूम वाले की दुकान है। जो अगर आप सीढ़ियों से हाँ, वो बीच से खुला रहता है। बेसमेंट से चढ़ के आएंगे तो सुगंधकों वाले कॉरिडोर से निकल के आप पार्किंग से बाहर आ सकते हैं। एक रास्ता वो भी था। पुलिस ने वहां पे भी डेरा डाला हुआ था कि यहाँ से भी कोई ना निकल जाए। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी करी और कहा कि अब हम लोग जनपद में घुसेंगे और जो भी 2-3 लड़के इस उम्र के 22, 24, 25, 26 साल के दिखे हैं, उनको रोक करके चेक करना है, उनसे पूछना है, तलाशी लेनी है। तो जब सारे जनपद और ऊपर बरामदे में, कॉरिडोर में, सब जगह चेकिंग चल रही थी, तो पुलिस की एक टीम जनपद के बेसमेंट में उतर रही थी चेकिंग करने के लिए। तो 2-3 लड़के नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे, वो श्री प्रकाश उसके साथी ही थे। तो दरोगा जब उतरते 4-6 सीढ़ी उतर गया, उसको लगा 2-3 लड़के हैं, उन्होंने कहा कि 1 मिनट इनको चेक करना चाहिए। तो वो घूमा और उसने पीछे पलट करके उनको आवाज़ दी, 2 मिनट रुको तुम लोग। तो जैसे ही, चूंकि पुलिस की वर्दी में थे वो लोग, तो उन्होंने दौड़ लगा दी और वही बरामदे से होते हुए पार्किंग की तरफ भागे। उसी पार्किंग एरिया में ही जो दरोगा जी पीछे थे उनके, उस समय एसपी सिटी के पेशकार थे आर.के. सिंह जी, गोरखपुर के रहने वाले थे, वो भी बहुत शानदार पुलिसकर्मी। उनका पैर जो वहाँ पे बैरिकेटिंग चैन लगी रहती है पार्किंग एरिया में, उसमें फंसा, वो गिर गए दरोगा जी। श्री प्रकाश थोड़ी दूर आगे निकल गया तो वो पलट करके आया, गिरे हुए दरोगा की रिवॉल्वर निकाल करके, सरकारी रिवॉल्वर निकाल के उसी से उनकी गोली मारी और हत्या करके। अच्छा, उन्हीं की रिवॉल्वर से, सरकारी रिवॉल्वर से गोली मार के हत्या करी और उस रिवॉल्वर ले करके दारुसभा के अंदर निकल गया वो। मतलब खौफ, मतलब बेखौफ, सोचिए कि पूरी फोर्स लगी है, उसको दिख रहा है कि चारों तरफ पुलिस वाले हैं। वो चाहता तो भाग सकता था, गिर गए दरोगा जी, छोड़ करके भाग जाता, लेकिन नहीं, पीछे आया क्यों? अब गिर गया तो चलो हम इसको निपटा के चलेंगे।
मतलब उसके अंदर भय नहीं था और ये डर नहीं था कि हम कितने कत्ल कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बैकअप तो होगा कि नहीं था? नहीं, पॉलिटिकल बैकअप वही, उसको तो एक जुनून सवार था कि उसको पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बनना है। अब उसको स्वप्न दिखाने वाले पीछे जो भी उसको बॉस थे, वो उसको शय दे रहे थे। रुपए पैसे की शुरुआत में उसको दिक्कत रही होगी, लेकिन जैसे ही उसने क्राइम करना शुरू किया और वसूली करना शुरू की, शिवप्रकाश तो छोड़िए, उसके नाम से किसी के पास फ़ोन चला जाता था, छोटे मोटे बहुत सारे अपराधी उसके नाम पे धमका करके वसूली करने लगे थे कि मैं शिवप्रकाश बोल रहा हूँ कि 20 लाख चाहिए। तो वो उसकी हिम्मत नहीं होती थी, वो जाके पुलिस या एसटीएफ को बताए, 20 लाख रुपए दे करके आता था। ये उसका टेरर था। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं का जिक्र करें, कुछ ऐसी घटनाएं बताइए जो कि उसने एकदम फिल्मी स्टाइल में मर्डर किए हों, या वो दिखाना चाहता हो, जो आप बता रहे हैं कि वो सबसे बड़ा माफिया बनना चाहता था, तो उसके लिए उसने दिखाने के लिए मर्डर किए, या रसूख जमाने के लिए, ताकत जमाने के लिए? नहीं, उसकी जितनी घटनाएं हैं, अब फिल्मी अंदाज में, अब ये जो यहाँ से इसने एक किडनैपिंग की थी पार्क रोड से, सिविल हॉस्पिटल के सामने पार्क रोड पे एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें मूलराज अरोड़ा एक दवा व्यापारी थे, जिनका ये आशा अपार्टमेंट, आशा अपार्टमेंट, जी। लखनऊ का पहला अपार्टमेंट, अगर महानगर में आप देखोगे, एक महानगर में, एक हजरतगंज एरिया में, हम्म। तो वो पहला अपार्टमेंट मूलराज अरोड़ा का बनवाया हुआ है। मूलराज अरोड़ा एक दवा के नामी व्यापारी, एक बड़े व्यापारी होते थे। उनको मालूम पड़ा, शिवप्रकाश को एक टिप मिली कि इसको उठाने से पैसा मिल सकता है। पार्क रोड उसके ऑफिस पहुंचे। अपहरण फिल्म में आपने देखा होगा ना, जैसे अजय देवगन जाता है इनकम टैक्स अफसर बन करके, इनकम टैक्स से आए हुए हैं, चलो चलो बैठो बैठो, गाड़ी में बैठा के ले गए। फिर ठीक उसी अंदाज में वो उसके ऑफिस पहुंचता है मूलराज अरोड़ा के, और इनकम टैक्स या जो भी सीबीआई बता करके उनको चेकिंग के बहाने लेकर के अपनी गाड़ी में बैठाता है, लेकर के निकल जाता है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन रख करके उनसे 40 लाख रुपए वसूलता है। पहली उसकी जो बड़ी वसूली थी, वो 40 लाख रुपए मूलराज अरोड़ा से वसूले थे। वो 40 लाख उसके ज़्यादा दिन चले नहीं, क्योंकि उस समय जो उसका जो सर्वाइवल था वो बड़ा महंगा था। मोबाइल पे मैंने बताया कि इनकमिंग आउटगोइंग लगती थी, उस पर उसको घंटों बात करनी है, हर एक मोबाइल से एक कॉल करने के बाद मोबाइल फेंक देना है। मोबाइल उस समय इतने महंगे थे, मतलब नोकिया 1610 इतना मोटा सा सेट आता था 50-60 हज़ार रुपये का, फिलिप्स डी का सेट आता था 50-70 हज़ार रुपये का। तो इस तरह उसके पास जितने सेट थे, वो एक सेट से एक बार फ़ोन पे बात करके सेट फेंक देता था। कई बार सिम निकाल के, सिम नहीं मिलते थे, सिम मिलना एक बड़ा चैलेंज था। तो इस तरीके से जो उसने पहली किडनैपिंग करी और 40 लाख उसे पैसे मिले, उसके बाद उसको चस्का लगा कि अब हम इसको, इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं, हमारा नाम इतना बड़ा है कि हम जिससे जो कहेंगे मिलेगा। आप जब बात कर रहे थे मूलराज अरोड़ा वाली, ये भी कहा जाता है कि उसके पीछे कोई एक बिजनेसमैन भी था जो उसको टिप देता था कि कहाँ से वसूली करो। नहीं, मूलराज अरोड़ा की जो टिप मिली थी किसी बिजनेसमैन ने ही दी थी, ये बात ठीक है। इसके बाद वो मूलराज को ही उसने अपना सोर्स बना लिया कि अब तुम बताओ। उसने दोबारा फिर मूलराज को उठाने के लिए प्लान किया, उसको फ़ोन किया कि हम तुमको दोबारा पकड़ ले आएंगे, हमको पैसा चाहिए वरना हम दोबारा किडनैप करेंगे। तो उसने हाथ पैर जोड़े, भाई अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, 40 लाख भी मैंने कैसे दिए मैं ही जान रहा हूँ, 40 लाख उस समय छोटी रकम नहीं थी। तो उसने कहा कि अगर आप हमको दोबारा उठा भी ले जाएंगे तो हमसे आप 2-4-5 लाख रुपए ज़्यादा पाओगे नहीं, उतना ही है, बचे ही नहीं हमारे पास। तो इसने फिर उसी से पूछा कि हमको फिर दूसरा टारगेट दो। तो एक बड़े रस्तोगी थे, कुणाल रस्तोगी के फादर, यहीं पे गोखले मार्ग पे रहते थे, वो बहुत बड़े व्यापारी थे। उसने कहा हम तो बहुत छोटे व्यापारी हैं, हमसे 10 गुना बड़े व्यापारी रस्तोगी जी हैं, इनको उठाओ या इनके लड़के को उठाओ तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उसने उनकी प्लानिंग रची कि उनके बेटे को किडनैप करेंगे। तो सुबह सुबह, वो भी फिल्मी अंदाज में, आप घटना सोचिए, गोखले मार्ग जिस पे इंटेलिजेंस का ऑफिस है, एक कोने में इंटेलिजेंस का ऑफिस है, दूसरे कोने में इसका घर था रस्तोगी जी का। रस्तोगी जी अपने बेटे के साथ सुबह 6-6:30 बजे ओपेल एस्ट्रा कार से निकलते हैं बोटेनिकल गार्डन मॉर्निंग वॉक के लिए। उनका रूटीन था, गाड़ी से जाते थे, गाड़ी खड़ी करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, वापस आते थे। जैसे ही वो अपने पंचवटी, शायद उनके जो कॉलोनी का नाम है पंचवटी है गोखले मार्ग पे, उस कॉलोनी से निकले और रोड पे रेड हिल स्कूल के आसपास उनकी गाड़ी पहुंची होगी, तभी एक पीछे से मारुति 800 आई, उसने टक्कर मार दी। अब सुबह का सन्नाटा, 6-6:30 बजाए, ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई चिड़िया पटक नहीं रही है,
वैसे में आकर के कोई गाड़ी पे टक्कर मार दे तो आदमी गुस्सा आता है, तो लड़का एकदम जोश से उतरा कि सुबह तुम्हारी गाड़ी पे टक्कर मार दी, अच्छा उसकी महंगी गाड़ी ओपेल एस्ट्रा, इसकी 800। तो वो उतर के जैसे ही उस गाड़ी के पास आया कार पे बात करने के लिए, लड़कों ने इसको पकड़ा और गाड़ी में बैठाया और लेकर के चल दिए। के बगल में उसके फादर बैठे थे रस्तोगी जी, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि मेरा एक तो गाड़ी में टक्कर मारी, लड़के को पकड़ के ले गए, उसको लिए जा रहे। तो ये भाग करके ड्राइविंग सीट पे आए, इन्होंने तुरंत ड्राइविंग स्टीयरिंग संभाली और मारुति कार का पीछे किया। इंटेलिजेंस ऑफिस से पहले ही पहुंचते पहुंचते उन्होंने गाड़ी पे टक्कर मारी मारुति में पीछे से, ओपेल से। तो उसकी गाड़ी थोड़ी डैमेज हुई, कहाँ मारुति कहाँ ओपेल एस्ट्रा। तो उसकी गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हुई, एक बार रुक गई, बंद हो गई। फिर भी इन्होंने दोबारा स्टार्ट की, फिर भागने की कोशिश की, इन्होंने फिर टक्कर मार दी। जब उसको लगा कि ये भागने नहीं देंगे रस्तोगी जी, तो वो निकल के आया शिवप्रकाश, दरवाजा खोला, इनके बाप को गोली मार दी। अब उसकी हत्या कर दी रस्तोगी जी की, और बेटे कुणाल को लेकर के गाड़ी में डाल करके चले गए। उस किडनैपिंग को इन्होंने बिहार में कहीं बताते हैं रखा था, या यहीं इंदिरा नगर में रखा था, ये बिहार चला गया था। उसी समय ब्रज बिहारी प्रसाद की उसने वहाँ पे हत्या करी थी, जून 98 की शायद घटना थी। तो उस किडनैपिंग में इसने 1,40,00,000 रुपए वसूले, मतलब 3-4 हजार 3,500 रुपये शायद तोला था सोना। उस समय वो 1.5 करोड़ वसूल रहा था एक एक व्यापारी से। तो उसको तो छोटे अपराध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमेशा बड़े अपराध किए उसने। बिहार का क्या नेटवर्क था उसका? देखिए, बिहार पे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं कि उसको जो सूरज भान थे वहाँ से उनको सपोर्ट था, सूरज भान ही उसके गॉडफादर थे। क्योंकि बिहार की घटनाएं मैंने खुद कवर नहीं की है, इसलिए ऑथेंटिक रूप से मैं नहीं बोल पाऊंगा। लखनऊ की जितनी घटनाएं वो मैंने कवर किया, एक एक घटना स्थल पर मैं गया हूँ, चाहे वो उपेंद्र विक्रम हो, चाहे हजरत। उपेंद्र विक्रम वाला क्या मामला था? उपेंद्र विक्रम जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष होते थे, लाल बत्ती उनको मिली हुई थी, दर्जा प्राप्त मंत्री जो होते हैं। तब तो ये वाला माल एवेन्यू वाला पुल नहीं बना था, तो जो गाड़ियां जाती थी वो गुलिस्ता कॉलोनी की ओर से सोमनाथ द्वार होते हुए कैंट की ओर जाती थी। इसको मालूम पड़ा कि उपेंद्र विक्रम ऐसे जा रहे हैं एम्बेसडर कार से, तो ये पेट्रोल पंप के पास, अब तो वो पेट्रोल पंप वाजपेयी पेट्रोल पंप शायद था नाम उसका, वो पेट्रोल पंप पुल के नीचे आ गया है, उसके कॉर्नर पे एक तोप लगी रहती थी। तो उधर से जो गाड़ी आती थी उसी तोप वाले टर्न पे वो मुड़ती थी, और पेट्रोल पंप एकदम सामने था। तो ये पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर के इंतजार कर रहा था कि उपेंद्र विक्रम सिंह की गाड़ी आएगी तो हमको दूर से दिखाई देगी। जैसे ही वो गाड़ी आई और टर्न पे वो पहुंचती है, तो ये सीधे अपना बाइक उससे निकलता है बाइक से, और ले आकर के सामने से बाइक लड़ा देता है, कोई बिना कोई डरे। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, हीरो गया बाइक लड़ाई, अपना कूद करके अलग, और निकाली AK-47 जो फिल्मी अंदाज में दर 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 दर। चारों तरफ से इसने इतनी गोलियां मारी थी, इतनी गोलियां मारी थी। जब मैं मौके पहुंचा था तो उनके जो कार में बैठे 4 लोग थे, एक गनर, ड्राइवर, ये दर्जा मंत्री जी उपेंद्र विक्रम जी, और उनके बगल में एक उनके कोई साथी बैठे हुए थे। 4 के चारों लोगों के लोथरे ऐसे छत पे चिपके हुए थे, इतनी गोलियां पड़ी थी। अरे बाप रे। वहां से वो गाड़ी लेकर के अपनी बाइक छोड़ी उसने, और दूसरी मारुति 800 खड़ी थी, उससे लेकर के भागा, गजरिया फार्म में छोड़ करके फिर पैदल पैदल निकल गया। पुलिस ने गजरिया फार्म तक पीछा किया, उसके बाद फिर नहीं पकड़ पाए उसको। अरुण कुमार उस समय SSP लखनऊ था। और कौन कौन सी घटना है जो आपके ध्यान में हो? एक दिलीप होटल वाली घटना थी, हाँ, 1 अगस्त 97 की। वो जो दिलीप होटल के कमरे में घुस के मारा Yes. था। हाँ। उसमें गोरखपुर के ठेकेदार थे, रेलवे के ठेकेदार, वो यहाँ पे टेंडर डालने आए थे। तो ठेकेदारों के बीच में आमतौर पे टसनबाजी चलती रहती है कि तुम ये टेंडर मत डालना, मैं डालूंगा, मैं लूंगा। उस दौर में तो बहुत ज्यादा था। तो ये जैसे आपस में बातचीत होती थी, तो जो भी सामने वाला होता था, अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे। अब आदमी डर जाएगा तो ठेकेदारी कर ही नहीं सकता। तो श्री प्रकाश ने जब उन ठेकेदारों से कहा कि ये ठेका तुम लोग मत लेना, ये मैं लूंगा या मैं किसी को दिलवाऊंगा, तो उस वजह से ही ठेकेदार की उसी टोन में ही बातचीत थी, कह रहे तुम्हारे जैसे बहुत देखे, आ जाना देख लेंगे। तो उसने कहा जब पहुंचोगे तब देख लोगे ना, टेंडर में पहुंच नहीं पाओगे। कहा चलो देखेंगे, और रोक पाना तो रोक लेना। जिस दिन टेंडर था 1 अगस्त 97 डेट,
उस दिन उस दिलीप होटल में गोरखपुर के ठेकेदार रुके हुए थे। सुबह का 10 साढ़े 10 बजे का टाइम, शिव प्रकाश शुक्ला अपने दोस्तों के साथ बाइक से पहुंचता है। उसको कमरा नंबर मालूम था, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधे नॉक करता है उस दरवाजे पे। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है AK-47 से बर्स्ट फायर मारता है। मतलब कमरे में ऐसे लेयर बनी थी उसकी गोलियों की। आप जब टारगेट करते हैं AK-47 से तो पहली तो आप एम पे चलाते हो, उसके बाद वो बैक फायर मारती है तो गन थोड़ी ऊपर हो जाती है। तो टारगेट पे तो नहीं लगी, लेकिन उसके बाद पूरे कमरे में ऐसे एक लेयर बनी। उसमें उसके बाद कोई बेड के नीचे छुप गया, कोई बाथरूम में भागा, कोई जिसको जहाँ मौका, कोई मतलब उसने खाली बस फायर यूं ही कर दिया पहले राउंड। उसको तो लगा कि हम सबको मार देंगे। हाँ। हालांकि मरे नहीं थे उसमें, एक आदमी एक आदमी शायद बाद में मरा था, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन उस समय तो कोई नहीं मरा था। 2-3 लोगों को गोलियां ही लगी थी बस। उसके बाद वो उतरता है इत्मीनान से, उसको कोई खौफ नहीं कि हम गोली मार के आ रहे हैं तो पूरे होटल वाले हमको दौड़ा लेंगे, पकड़ लेंगे, कुछ नहीं। उसके होटल के काउंटर पे आकर के बैग खोलता है, उस पर अपनी AK-47 लगाता है, पीछे टांगता है, बाहर बाइक खड़ी थी, लड़का लेकर के खड़ा हो तो उस पर बाइक पे बैठ करके आगे, हो सकता है उसकी दूसरी गाड़ी खड़ी हो, लेकिन होटल से वो जिस हिसाब से भागा था उसमें कहीं कोई खौफ नहीं था। मतलब उसमें किसी भी तरह का खौफ नहीं था। और ऐसा ड्रीडेड आपको लगता है कि श्री प्रकाश जैसा कोई दूसरा अपराधी हुआ जो आप लगता हो कि श्री प्रकाश शुक्ला टक्कर मैंने बताया ना, ना भूतो ना भविष्यते। जो एक अपराधियों में, किसी भी अपराधी में एक ये मानसिकता होती है, आप ही जैसे ही वो अपराध करेगा मान लीजिए यहीं पे अभी हजरतगंज में चैन स्नैचिंग करके कोई भागे, चैन स्नैचिंग का प्रयास करे या लूट की कोशिश करे, तो चैन स्नैचिंग या लूट करके जैसे ही वो पीछे हटेगा तो उसको लगेगा सारी पब्लिक उसके पीछे भाग रही है। एक ही मेंटलिटी होती है, भले ही कोई उसके पीछे ना आ रहा, वो गोली मार के जा रहा, कौन पीछे भागेगा, या चैन छीन के भाग रहा, हो सकता है 2-4 लोग पीछा भी कर लें, लेकिन ये एक मेंटलिटी होती है अपराधी की, सारे लोग उसको पीछा कर रहे हैं तो वो बगैर देखे अपना जितनी तेजी से भाग सकता हो वो भागता है। शिव प्रकाश में वो खौफ नहीं था। वो अपराध करने के बाद उसको ये नहीं कि कोई हमारे आसपास झपटकेगा। जैसे मैं हजरतगंज वाली घटना बताया, वो चाहता तो भाग जाता, दरोगा जी पीछे गिर गए थे तो भागने का उसको भरपूर मौका था। पलट के आकर के उसकी रिवॉल्वर छीन के उसको गोली मार करके हत्या करके फिर वापस जाना। दिलीप होटल कमरे में घुस करके हत्या करने के बाद फर्स्ट फ्लोर से नीचे आना, रिसेप्शन में अपनी एयर गन पैक करना, AK-47 पैक करना, बैग एयर बैग टांगना, उसके बाद इत्मीनान से जाना। अब आपने क्राइम रिपोर्टिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है, बड़ा नाम भी पैदा किया है आपने। आपने तमाम अपराधियों को देखा है, शूटर्स को भी देखा, माफियाओं को भी देखा, गुंडों को भी देखा है, और हर तरह के अपराधियों को आपने कवर किया है, जाना है, समझा है। उसकी जो साइकोलॉजी थी वो किस तरह की थी, थोड़ा सा ये बताइए। ये लोगों को बड़ा उसमें रुचि होगी कि ये कैसा इतना खतरनाक कैसे हो गया वो। देखिए खतरनाक तो मैंने बताया ना, उसके जहन में एक गैंगस्टर बनने की जो एक चाहत थी कि हमको पूर्वांचल का निर्भय होने की सबसे बड़ा गैंगस्टर हमको बनना है। अब उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपने डर को छोड़ना पड़ेगा। आप अगर पुलिस से डरोगे, अगर आप क्राइम करने से डरोगे तो आप बड़े अपराधी बन ही नहीं सकते। तो उसने अपने डर को पहले ख़त्म किया, फिर उसने अपने आप को अपग्रेड किया। जैसे उस समय सर्विलांस आई थी, पुलिस को भी नहीं मालूम था, STF बनी नहीं थी, सर्विलांस होती क्या चीज़ है, या फ़ोन तो लिसनिंग टैप होते थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे जिसको टैपिंग की जाती थी कि एक दूसरे के फ़ोन हम टैप कर सकते हैं, ये सबको मालूम था। ये हो सकता है उसको भी मालूम हो, लेकिन वो मोबाइल पर रहते हुए भी उसने अपने दिमाग से जितनी समझदारी थी उसने अपने को बचाने अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जहाँ जब STF का गठन हो गया था तो STF के पास ही उसने अपना रहने का ठिकाना ही बना लिया था। नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, वो STF से या पुलिस वालों से उसका कई बार आमना सामना जरूर हुआ, इंडिविजुअल किसी पुलिस वाले से। ऐसा नहीं कि बड़े अफसर से कभी नहीं आमना सामना हुआ। किसी दरोगा सिपाही से टकरा गया चेकिंग के दौरान, कभी गोरखपुर में टकरा गया, या फ़ोन करके धमका दिया। ये तो उसकी आदत थी, क्योंकि उसको मैंने बताया ना खौफ नहीं था, तो फ़ोन लगातार करता था। फ़ोन की भी जो उसकी टेक्निक थी, जैसे उस समय PCO होते थे, PCO से आपको कॉल करनी है तो उसमें कॉन्फ्रेंस कॉल का भी सिस्टम था कि आप PCO वाले से कहिए कि पुणे मेरी फ़ोन पे बात करा दो, तो PCO वाला इधर आपको कनेक्ट करेगा, उधर PCO करेगा, दोनों को कनेक्ट कर देगा।
वो आपस में बातचीत होने लगेगी। शिव प्रकाश भी इसी तरीके की टेक्निक यूज़ करता था। वो यहाँ से कॉल, अगर उसको हजरतगंज में किसी, लखनऊ में किसी व्यापारी को धमका करके वसूली चाहिए, तो वो पीसीओ नेपाल में फ़ोन करता था अपने जानने वाले पीसीओ वाले को, वहाँ से कहता था कॉन्फ्रेंस कॉल कराओ हजरतगंज के व्यापारी से। हजरतगंज में बैठ करके वो हजरतगंज के व्यापारी को फ़ोन कर ले रहा था, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू। तो वो जो उसका नेटवर्क था, जो उसकी समझ थी, वो इस तरीके की थी कि उसको जो मतलब उस जमाने में जो डिजिटली अपग्रेड हो सकता था वो रहता हाँ, था। जितनी उसकी अच्छा, समझ थी। आपने शुरुआत में बताया कि उसने कई अपराध की जिसके बारे में उसका नाम ही नहीं आया है। बाद में भी उसको जो शहर के स्थानीय अखबार होते थे वहाँ कवरेज मिल जाती थी। ये इंडिया मोस्ट वांटेड तक कैसे पहुंचा? देखिए, इंडियाज मोस्ट वांटेड पे उस समय जो शो आता था टीवी पे, क्राइम का पहला शो था इंडियाज मोस्ट वांटेड। शोएब इलियासी जी उसको लेकर के आए थे। क्योंकि मैं उस समय जागरण में क्राइम रिपोर्टर था, तो मेरा इंटरेस्ट था कि इस टाइप का पहला शो आया तो मैं देखता था। उस शो में हफ्ते में एक दिन आता था, शायद ट्यूसडे को वो आता था। तो ट्यूसडे को एक दिन के आधे घंटे का शो, वो आधे घंटे के शो में वो 4-5 स्टोरी कवर करते थे। जैसे प्रीतमपुरा इलाके में दंपत्ति की हत्या करके नौकर फरार, अब उसकी वो फोटो निकाल करके शोएब दिखाते इलियासी थे दिखाते जो थे, वांटेड पहुंचाइए होते इसको थे। सलाखों के पीछे, ये हमारे आसपास हो सकता है, हम्म। गौर से पहचान ली इस दरिंदे को। तो इतना डर पैदा कर देते, अपने आसपास शक होने लगता था कि वाकई हमारे अगल ही बगल ना हो। तो ऐसे एक घटना, फिर वो दिखाते कहीं फाइनेंस कंपनी का वो फाइनेंसर वो इतने पैसे लेकर के फरार है, दो प्रधानों के बीच में गोली चल गई, वो प्रधान जी गोली मार करके फरार है। तो उनको वो दिखाता था कि आप इनको चेहरा पहचानिए, इनको अपराधों सलाखों के पीछे पहुंचाइए। तो मैंने कई शो देखे, तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि हमने कहा ये भाई, तुम्हारे शो का नाम है इंडियाज मोस्ट वांटेड, और तुम दिखा रहे हो एक एरिया के, दिल्ली के या टटपुंजिया, हाँ। गाजियाबाद के या बुलंदशहर के एक छोटे मोटे अपराधी को। तो उस समय फैक्स आता था, वो मैंने उनको एक फैक्स लिखा, और लिख करके वो नंबर अपना उनका फ्लैश होता ही था कि आपको पास कोई सूचना हो तो हमको बताइए। तो हमने अपने ऑफिस से फैक्स होता, क्योंकि मोबाइल का बिल इतना ज़्यादा आता था कि मेरे को इजाज़त नहीं थी। रिपोर्टर थे आप, हाँ। तो हमने उसको फैक्स लिख करके पूरी लंबी चौड़ी बात कि हमने बताइए आपके शो में ये जो प्रीतमपुरा में नौकर हत्या करके फरार है, ये अपने थाने का तो मोस्ट वांटेड हो सकता है, ये इंडियाज मोस्ट वांटेड कहाँ से हो गया? आप इंडियाज मोस्ट वांटेड अगर कवर करना चाहते हो तो आप दाऊद को कवर करो। इंडियाज मोस्ट वांटेड दाऊद है, वीरप्पन उस समय जिंदा था, तो हमने वीरप्पन है, यहाँ यूपी में अपने ब्रजेश सिंह जिंदा थे, फरार थे मतलब। तो हमने कहा ये इंडियाज मोस्ट वांटेड है, आप इनको कवर करो, तब समझ में आया कि आप इंडियाज मोस्ट वांटेड शो कर रहे हो। तो उनका दूसरे दिन फोन आया, मैंने नंबर उस पर लिखा हुआ था, जागरण का लैंडलाइन नंबर। उनका फोन आया, पहले उसकी मैनेजर ने बात करी, फिर शोएब इलियासी साहब ने बात की कि आप क्या करते हैं। हमने क्राइम रिपोर्टर हूँ दैनिक जागरण का, मेरे को लग गया था, बताइए आप किसके बारे में सूचना दे सकते हैं। तो हमने उनको फिर वही नाम बताया, हमने कहा इंडियाज मोस्ट वांटेड ये लोग हैं, आप इनको कवर कीजिए। उसी मैंने एक नाम श्री प्रकाश शुक्ला जोड़ा, क्योंकि 2 स्टेट में उसका इतना बड़ा नाम था, तो बाकी तो नाम उसके सबके सुने हुए लग रहे थे, श्री प्रकाश के नाम पे वो थोड़ा सा चौंके। कहा ये कौन है? हमने कहा श्री प्रकाश शुक्ला है, 2 स्टेट की पुलिस उससे परेशान है, आप इसको पता तो करो आगे कितना बड़ा अपराधी है। तो फिर भी उसको बड़ा कैजुअल लेते हुए कि अच्छा ठीक है, आप इसकी डिटेल भेजिए, मैं एक एपिसोड के एक पार्ट में उसको कवर करूंगा। अरे हमने कहा एक एपिसोड के एक पार्ट में उसका एक एक घटना एक एक एपिसोड है, आप आओ तो उसके बारे में पता तो करो वो क्या चीज़ है। तो उन्होंने वही जैसा वो ज्ञान देते हैं प्रिंट वालों को, इलेक्ट्रॉनिक वाले, कह रहे आप प्रिंट के हैं, आपको नहीं मालूम, सेकंडों में स्टोरी चलती है, 10 सेकंड में तो हम पूरी स्टोरी कर देंगे, और 10 सेकंड में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खैर हमने कहा नहीं भाई, आपका चैनल है, आपका शो है, आप जैसा चाहो। तो कहा कि आप कवर कराओगे? हमने कहा बिल्कुल कराएंगे, क्या चाहते हो? वो हमसे पूछना चाह रहे थे पैसे क्या लोगे आप। तो हमने पैसे नहीं चाहिए हमको, स्टोरी में नाम बाईलाइन के भूखे रहते हैं हम रिपोर्टर। तो हमने कहा उसमें हमको बाईलाइन चाहिए, अपना क्रेडिट चाहिए। कहा ठीक है, हम अपने रिपोर्टर कैमरामैन सब भेजते हैं। हमने कहा भेजिए। तो उनकी टीम पूरी आई वहाँ से, रिपोर्टर, कैमरामैन, वीडियो एडिटर, उनको ले आकर के मैंने एक एक घटना स्थल पे, कैंट वाले पे, हुसैनगंज वाले पे, हजरतगंज वाले पे, सारी जगह उनको ले आके थाने से FIR निकलवाने से लेके
और घटना स्थल तक सारे विजुअल हमने दिलवाए, शूट कराया। एसटीएफ उस समय महानगर में जो ऑफिस होता था विज्ञानपुरी में, उस ऑफिस में किसी की एंट्री नहीं थी, क्योंकि शिवप्रकाश का जो खौफ था वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं होती। हम पत्रकारों को भी, जो जेन्युइन पत्रकार जो आज के जो बहुत चिन्हित पहचाने जाते हाँ, हैं, जिनसे चार दोस्ती यारी पाँच अधिकारियों छः, की थी। हाँ 4 5 6, वो भी अधिकारी अंदर से कहेगा कि हाँ इनको आ जाने दो, तभी वो अलाउ होता था, अदरवाइज किसी पत्रकार की भी एंट्री नहीं होती थी। तो क्योंकि सिर्फ उस समय सारे अधिकारी परिचित के भी थे, तो अपनी एंट्री फ्रिक्वेंटली हो जाती थी। उस चक्कर में इनको लेकर के गया स्टीम कोर को, इंडिया मोस्ट वांटेड वालों को, उनसे मिलवाया, उनके इंटरव्यू कराए। पहला एपिसोड शिवप्रकाश का जारी हुआ 8 सितंबर 98 मंगलवार। उस एपिसोड के जारी होने, मतलब जिस दिन रिलीज होना था, तो हमने पूरे शहर भर में अपने दोस्त यारों को, कुलीग को, रिश्तेदारों को, सबको बता दिया कि आज टीवी पे जो इंडिया मोस्ट वांटेड का शो आएगा शिवप्रकाश शुक्ला पे, उस पर मेरा भी क्रेडिट में नाम मेरा भी आएगा। अब वो पूरा शो खत्म हो गया, उसके बाद क्रेडिट देखता रहा, पूरी क्रेडिट लाइन खत्म हो गई, अपना नाम ही नहीं था। बड़ा अफसोस हुआ देख करके, क्योंकि उसमें टू बी कंटिन्यूड लिखा था कि अगले हफ्ते आप इसका अगली कड़ी देखिए। तो मैंने फिर उनको बताया, एक तो एपिसोड में कुछ कमियां हमको दिखेंगी भाई, आप जनपद लखनऊ का और वहाँ की घटना, और आप दिल्ली के जनपद में उसको विजुलाइज कर करते रहे हैं। हैं, तो दोनों का मैच हो ही नहीं सकता। वहाँ उस तरह की मार्केट नहीं, यहाँ पे इस तरह का चबूतरा, इस तरह की मार्केट, बेसमेंट से ऊपर आना, वो एकदम अलग अलग दोनों। तो हमने जो कमियां शो में मेरे को दिखी वो हमने इंगित करी, और फिर अपनी जो ग्रेंसेस थी, भाई आपने मेरा नाम इसमें क्यों नहीं दिया, आपसे मैंने कोई पैसे की बात करी नहीं थी, केवल नाम मांगा था, उन्होंने नाम दिया नहीं। तो हमने कहा अगले शो के लिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, आप भाई सारे लोगों से मैंने मिलवा दिया, आप कर दो जा करके, सारे अधिकारी आपके संपर्क में आ ही गए। लेकिन चूंकि वो जानते थे कि मेरे बगैर वो कर नहीं पाएंगे, मेरा साथ उनको जरूरी था, तो श्री शोएब इलियासी ने मेरे से बोला कि भाई मैं तो इसलिए आपकी सिक्योरिटी के लिहाज से मैंने आपका नाम नहीं दिया, क्योंकि वो जिस तरह का अपराधी है, मैं तो उसको पहले नहीं जानता था, आपने बताया तो मैंने इस पर रिसर्च की, मेरी टीम ने बताया कि बड़ा खूंखार अपराधी है, इसका नाम अगर इस एपिसोड में आपका नाम दे दिया तो आपके लिए खतरा हो सकता है। हमने कहा आपके रिपोर्टर का नाम जाएगा, आपके कैमरामैन का जाएगा, आपका जाएगा, उसमें किसी को खतरा नहीं है। मैं जागरण में बैठ करके यहाँ पे रोज बाय लाइन लिख रहा हूँ, आपके शो में मेरा नाम आ जाएगा तो मेरे लिए जान का खतरा हो जाएगा। हमने ये कहानी किसी और को समझाइएगा, अब आप अपना शो कर लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे भरोसा कीजिए, मैं इस एपिसोड अगले एपिसोड में आपका नाम दूंगा। हमने कहा आप नहीं दोगे तो उसके बाद तो मैं कुछ भी कर भी नहीं सकता, कहा भरोसा ही कर सकते हैं आप, उसके अलावा तो मैं क्या कहूँ, एफिडेविट पे लिख के दे दूँ। तो मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, मैंने उस शो को खैर कंटिन्यू करवाया उनके साथ जा कर के। अगले एपिसोड में खैर उन्होंने मेरा क्रेडिट दिया। 8 के बाद 8 7 15 तारीख को दूसरा एपिसोड जारी होता है। तीसरा एपिसोड जब जारी होना था 22 सितंबर को, उस एपिसोड से पहले ही खबर आई थी शिवप्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हो गया, तो सारा क्रेडिट इंडियाज मोस्ट वांटेड को गया। वहीं से शोएब इलियासी उनका शो वो हिट हो गया। जो इंडिया शायद गाड़ी भी वही बता दी गई थी जो बाई चांस शो में दिखाई गई थी जिस नंबर की। नहीं, वो बाद में, चूंकि शोएब इलियासी के संबंध उस समय के एसटीएफ के अधिकारियों से इतने मधुर हो गए थे, उनके पास वो कैसेट भी हैं, शिवप्रकाश जो ऑडियो में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था या नेताओं को धमकाता था, व्यापारियों को धमकाता था, वो सारे ऑडियो कैसेट उनके पास थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो कैसेट आज भी शोएब इलियासी के पास। अच्छा ये बताइए कि उसका किसी एक पर्टिकुलर लड़की संबंध था कि वो अय्याश टाइप का था, बहुत सारे संबंध थे उसके? उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर के बड़ी कहानियां हैं कि वो गर्लफ्रेंड गोरखपुर की थी। मैं आपको उसकी फ़ोटो दूंगा, जो उसकी ओरिजिनल गर्लफ्रेंड है, जिससे वो लास्ट टाइम बतिया रहा था, जहाँ से वो पीछे से लास्ट टाइम बात करते समय उठाया गया। हालांकि एसटीएफ की थ्योरी कुछ और कहती है, सोर्सेज हमारे कुछ और कहते हैं, हमारे पास कोई और कानूनी तरीका है नहीं उसको हम सच्चाई जाने, लेकिन जो थ्योरी मेरे को मालूम पड़ी, जो एसटीएफ की थ्योरी है, वो दोनों अलग अलग है। उस जो गर्लफ्रेंड के बारे में जिसका जिक्र आता है, उसकी टिप दी थी एसएन सिंह साहब, डीआईजी थे वहाँ के गोरखपुर के, उन्होंने टिप दी थी गोरखपुर की लड़की की। वहीं से एसटीएफ को एक दूसरी लड़की की मालूम पड़ता है, वो कानपुर के ही रहने वाली थी, एक इलाके की,
उसका पूरा एड्रेस और वो सब लिखा हुआ है, एसटीएफ के रिकॉर्ड्स में ही वो दर्ज है। तो उस लड़की से वो बात करता था, क्योंकि एसटीएफ के पास और कोई साधन था नहीं। शिवप्रकाश अपने फोन लगातार बदलता रहता था, सिम फेंक देता था, मोबाइल फेंक देता था, तो आप सर्विलांस पे किसको लगाओगे? आपने उसको सिम को लगाया, आपने ईएमआई लगाया, आईएमआई नंबर को लगाया, या आपने उसके मोबाइल को आपने ट्रेस करने की कोशिश की, उसने मोबाइल फेंक दिया, सिम फेंक दिया, लोकेशन बदल दिया, आप कैसे उसको ट्रेस करोगे? तो वो जिस नंबर पे बात करता था अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ, उसको लिस्निंग पे ले रखा था एसटीएफ ने। उस नंबर पे अलग अलग नंबर से बात होती रहती थी, और वहां से वो ट्रेस हो जाता था कि हाँ, कि अब ये इस नंबर पे किस नंबर से बात हो रही है। तो वहां से एक एसटीएफ को एक टारगेट मिल गया था कि हम इस टेलीफोन के जरिए ही शिवप्रकाश का पता लगा पाएंगे। तो जैसे ही उस पर बात होती थी, वहां से उनको एक ट्रेंड मालूम पड़ा कि एक दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके से, एक पीसीओ से अक्सर कॉल आती है। कुछ और एरिया भी मालूम पड़े, लेकिन वो वहां से रिपीटेडली कॉल आती थी। बसंत कुंज इलाके में इसने अपना ठिकाना बनाया हुआ था शिवप्रकाश ने। दिल्ली में जब वो रहता था, छुपता था, तो वो बसंत कुंज इलाके में अच्छा, इनकाउंटर को जानने से पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि इनकाउंटर की वजह क्या बनी और पुलिस इतनी तत्परता से क्यों एक्टिव हुई? नहीं, वजह तो इसने इतनी सारी घटनाएं कर रखी थी। नहीं, क्या कल्याण सिंह को भी उसकी थ्रेट थी या सुपारी दी गई थी, जैसे कि बात कही जाती है? देखिए, अब इसके बाद लिए मैं फिर कहूँगी कि हमारे पास कोई वैध प्रमाण नहीं है या कोई लीगल एविडेंस ऐसा नहीं है जिसके आधार पे हम कहें कि ये सच है या वो गलत है। लेकिन जो पुलिस अफसरों ने ही, एसटीएफ के सूत्रों ने जो हमको उस समय बताया, अनऑफिशियली, उनका ऑफिशियल बयान नहीं है, अनऑफिशियली उन्होंने बताया था, और जो बात सच भी थी, कल्याण सिंह की तो सुपारी ली ही नहीं गई थी। मारने का इरादा या सुपारी तो खैर उसको क्या दी जाएगी, उसको उसके निशाने पे थे एक सांसद जी, जिनका नाम आया था ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में। ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक ब्राह्मणों के बड़े नेता थे। फरवरी 97 के आसपास शायद उनकी डेथ हुई, 96 के आसपास उनकी। नहीं, बहुत मजबूत नेता थे और मायावती को भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखा जा रहा था। उनकी हत्या होने से इसको जो भी धक्का लगा, या इसको लोगों ने जो भी फीड किया, या उसको जो रसूख पैदा करना चाहता था, ब्राह्मण था भी, एक ब्राह्मण नेता की हत्या करा दी एक पिछड़े वर्ग या दलित कोटे के फलाने व्यक्ति ने या नेताजी ने, तो उसकी वो रंजिश उसके प्रति, उनके सांसद जो उस समय के थे, उनके प्रति उसने ठान लिया था कि मैं इनको निपटाऊंगा। अब वो उसके निशाने पे थे। खुद को बचाने के लिए वो किसी से कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने उस स्टोरी को प्लान किया कि हम जो है इसको अगर मोड़ दें मुख्यमंत्री की तरफ, कि उसने मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले रखी है, तो मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस जो है इसको बहुत जल्दी निपटा देंगे। तो उन्होंने वो कहानी घुमा दी कि 6 करोड़ की सुपारी ली गई है और मुख्यमंत्री को मारने के लिए, हालांकि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। बिल्कुल। अब ये इसका इनकाउंटर का पूरा जरा थोड़ा देखिए, इनकाउंटर की जो ऑफिशियल कहानी है वो हम सबको मालूम है कि एसटीएफ को ये सूचना मिली थी कि ये बिहार भागने वाला है, प्लेन से जाने वाला था एक बड़े घटना को अंजाम देने के लिए। तो एसटीएफ ने एयरपोर्ट के आसपास घेराबंदी करी थी। इसकी भनक लगने पर शिवप्रकाश एयरपोर्ट नहीं गया, वहां से वो अपनी सेलो गाड़ी से भागा। पुलिस ने वहां से पीछा किया और आनंद विहार इलाके में मुठभेड़ हुई, उसमें मारा गया वो। उसके साथ 2 साथी और मारे गए, सुधीर और अनुज प्रताप सिंह। ये उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो एसटीएफ का है। ओरिजिनल फिर मैं कहूँगा मेरे पास इसका कोई लीगल मतलब प्रूफ नहीं है जिसके आधार पे मैं कहूँ कि ये सच्ची घटना है या वो सच्ची। हाँ, नहीं, नेचुरल सोर्सेज के हवाले से ही मैं आपको कोट फिर करूँगा। शिवप्रकाश शुक्ला ग्रेटर कैलाश 2 के उस पीसीओ से बात कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से। वहीं पे इनको मतलब पुलिस को जो लिस्टिंग पे था ही उसका फ़ोन, जैसे ही सूचना मिली कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो, चूँकि लंबी बात करता था, आधे घंटे पौन घंटे तक वो बात करता था। एसटीएफ की टीम ऑलरेडी दिल्ली के उस बसंत कुंज इलाके में पहले से ही डेरा डाले हुए थी। वहाँ से भाग के लोग ग्रेटर कैलाश के उसी पीसीओ पे आते हैं जहाँ से वो बात कर रहा था। तो सेलो गाड़ी एक बाहर खड़ी हुई थी जिसपे 2 लोग बैठे हुए थे, सुधीर और अनुज। शिवप्रकाश को लेकर के पुलिस ये हमेशा मानती थी कि जिस दिन शिवप्रकाश से आमना सामना होगा,
एक दो लोग उधर से मरेंगे, एक दो फायर हमारे एक्सचेंज होगा। मरेंगे। हाँ। क्रॉस फायरिंग तो होनी ही होनी, हमारे एक दो लोग जाएंगे ही जाएंगे, ये एसटीएफ मान के चलती थी। जब उनको एक टिप मिली कि शिवप्रकाश वहाँ पीसीओ पे बात कर रहा है, वो पहुंचे, उन्होंने दूर से उस पर वॉच करना शुरू किया कि कितने लोग हैं। तो 2 लोग गाड़ी में दिखे। फिर उन्होंने आसपास नज़र दौड़ाई, कोई और हरकत दिखी नहीं, केवल एक बंदा पीसीओ में बात कर रहा था, वो शिवप्रकाश था। तो एसटीएफ के 4-6 सिपाही जो समय साथ में थे, सिपाही, दरोगा और पुलिस वाले, उन्होंने जब सबसे पहले उस सेलों को कवर किया और दोनों लड़कों को, अनुज और सुधीर को पकड़ लिया, असलहे उनके जब्त कर लिए। अब उनको गाड़ी में बैठा लिया गया। तो पुलिस के पास एक ये बल मिल गया कि अब हमारे पास इसके बड़े हथियार कब्जे में आ गए हैं। शिवप्रकाश बूथ के अंदर है, अब उसके पास छोटा हथियार, पिस्टल रिवॉल्वर टाइप की कोई होगा हथियार, तो उससे हम लोग निपट लेंगे, इसके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग अपर हैंड हैं। क्योंकि उसका ध्यान अपनी गर्लफ्रेंड पे बातचीत पे था, वो रोड की तरफ अपने दोस्तों की तरफ देख ही नहीं रहा था कि वो पकड़ भी लिए गए। फिर पुलिस उसको पीछे में घुस करके पीछे से गर्दन पकड़ करके पैर के बीच में दबा करके और लेकर के आती है, जिप्सी पे डाल करके। बताते तो ऐसे हैं कि उसकी पैंट भी गीली हो गई थी जब उसको जीप में डाल करके ले जा रहे थे। फिर वो बाकी कहानी इनकाउंटर की वैसी है कि जैसे उसका इनकाउंटर हुआ। तो पीछे जो लेकर के गए थे, बाकी इनकाउंटर की कहानी आगे की सबको मालूम है। अब इसमें एक चीज और आती है कि शिवप्रकाश को लोग कहते हैं कि कुछ दिन रखा उसके बाद मारा। कई लोग कहते हैं उसको 2 दिन रखा, कुछ लोग कहते हैं कई घंटे रखा। इस पे भी सीनियर अफसर से मेरी कई बार बातचीत हुई। उनका अच्छा बताओ मैं उसको रख करके क्या पूछता उससे। उसकी जन्म कुंडली मेरे पास थी, उसकी पैदाइश से लेकर के और उसकी गर्लफ्रेंड तक, आखिरी समय तक जब वो बात गर्लफ्रेंड कहाँ पे रहती थी? कानपुर में। तो उसकी गर्लफ्रेंड से लेकर उसकी माँ और बाप, बहन, फाइनेंसर, कहाँ उसके छिपने के ठिकाने, कहाँ उसके असलहे कौन फाइनेंस करता है। हाँ, उस समय तो यही रिसर्च ही कर रही थी एसटीएफ। तो उसके कह रहे हैं कि हमारे पास अपनी जिंदगी के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी जितनी शिवप्रकाश के बारे में थी। अब हम उसको ले जा करके रख करके उससे क्या पूछते। ऊपर से आपने पहले बताया कितना खतरनाक था कि डर लगता था कि यहाँ पे फायरिंग होगी, हम भी मारे जाएंगे। जिसके लिए इतना बड़ा टारगेट कि एसटीएफ गठन हुआ है, 6 महीने का उसको टाइम मिला है, उसको हम जब मिल गया है तो उसको रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे। तो ये तर्क पुलिस का हमको लॉजिकल लगता है कि उसको रखा नहीं गया था, पीछे से ला करके तुरंत इनकाउंटर हुआ था। तो वो उस कहानी मेरे को दम नहीं लगता। देखिए, आपने उसके अपराध करने की शुरुआत से लेके खत्म होने तक, इनकाउंटर तक की पूरी कहानी बताई। आपसे बस एक छोटा सा सवाल है कि शिवप्रकाश के लिए अगर आपको 1-2 लाइन में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? निडर, बेखौफ, बेअंदाज, जिसको अपनी मौत का भय नहीं था। बहुत जल्दी उसको सब कुछ, पूरी दुनिया मुट्ठी में करनी थी। उस ख्वाहिश ने ही उसको, अगर वो पॉलिटिशियन की राह पे या उनकी सलाह पे या उनके जो कोई अगर उसको समझदार मिलता गुरु, उसको जो उसको समझाता कि अब तुम्हारा नाम हो गया है, अब थोड़े दिन तुम जेल चले जाओ, फरारी काट लो या जेल में सजा काट लो जा करके, थोड़े दिन बाद छूट के आ जाओ तो एक बड़े गैंगस्टर, एक बड़े माफिया बन जाओगे, फिर चुनाव लड़ना। तो उसको कोई गुरु नहीं मिला। वो अपने को ही गुरु मानता था, वो अपने साथ के लोगों को ही उसने कभी अलग नहीं होने दिया। या ये भी हो सकता है कि जो गुरु बनना चाहते थे उनको लगा ये तो हमसे बड़ा गुरु है और इसका रहना ही बड़ा नुकसानदेह होगा। तो ये जो आपको शिवप्रकाश शुक्ला की आज मनीष मिश्रा ने की ज़बानी आपने कहानी सुनी, मैं आपको कहूँगा कि कभी भी आपको अगर विश्वास करना हो तो इनकी जो रिपोर्टिंग, इनका अनुभव है और इन्होंने जिस तरह से कवर किया, वो बताता है कि ये सबसे ऑथेंटिक कहानी। और इसी वजह से मनीष मिश्रा जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे साथ आए। मनीष जी, इंडियन प्रेस हाउस में आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को देखने के बाद आपके मन में जो विचार आ रहे हैं कमेंट कीजिए, हमको बताइए। कोई सुझाव हो तो वो भी हमको बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।